नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। क्लास 10th की किताब चल रही एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, चैप्टर नंबर 5 है ये, और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में आइडिया दिया, बेसिक आइडिया अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वीडियोस अपलोडेड है। आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देखिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th, आपको एक लाइन से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी किताबों की मैंने बना रखी हैं, 6th 7th 8th 9th 10th अवेलेबल है, 11th 12th जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। इंडिया के पावर प्लांट्स की बात की जाए, इंडिया में कहाँ पे कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन देखते हैं। आपको यहाँ पे नरोरा पावर प्लांट दिख रहा है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। रावत भाता पावर प्लांट दिख रहा है, कहाँ पे, राजस्थान में। काकरा पार दिख रहा है, कहाँ पे, गुजरात में। तारापुर दिख रहा है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कैगा दिख रहा है, कहाँ पे, कर्नाटका में। और कलपक्कम दिख रहा है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। और थर्मल पावर प्लांट्स भी बहुत है, तो नेविली, टुट्टीकोरिन थर्मल पावर प्लांट की तो बात ही छोड़ दीजिए, एन्नौर, विजयवाड़ा बहुत है। आप अपने अपने स्टेट्स के थर्मल पावर प्लांट को पॉइंट आउट कर लें, बेटर रहेगा। तो ये तो हो गए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स, और इनफैक्ट आपके स्टेट में कहाँ थर्मल पावर प्लांट्स दिख रहे हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में तो मैंने थोड़ी बहुत बात आपसे करी। अब देखिए दोस्तों, जब एनर्जी की बात हो रही है तो मैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको बता रहा हूँ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको बता रहा हूँ। तो कन्वेंशनल मैंने अभी आपको थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इसके बारे में बेसिक आइडिया दिया। आप एक काम करो, यूट्यूब में एनर्जी मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, तो एनर्जी हर्षित द्विवेदी आप सर्च मारिए, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस दिखेंगी। जैसे द साइंस बिहाइंड जियोथर्मल इंजीनियरिंग, एक वीडियो आप ये देख लीजिए। दूसरी, सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स एंड कंसंट्रेटेड सोलर पावर, एक वीडियो ये देख लीजिए। फिर नीचे आपको एक वीडियो नजर आ रही है दोस्तों, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एनर्जी पावर सेक्टर इन इंडिया एंड सॉल्यूशन थ्रू अ सिंगल एनर्जी मिनिस्ट्री। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। चैप्टर 3 है आपका ये क्लास 8 की ज्योग्राफी का, नॉन रेन्यूएबल एंड रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक बार ये देख लीजिए। तो ये कुछ बेसिक वीडियोस है दोस्तों, हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशंस इन इंडिया, एक बार इसको देख लीजिए। तो ये कुछ बेसिक वीडियो है जो आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देंगी एनर्जी के बारे में। ये मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ, ठीक है। आप एक बार इसको देख लोगे तो एनर्जी सेक्टर पढ़ रहे हैं तो हॉलिस्टिक तरीके से एनर्जी सेक्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। वापस आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। देखिए, देश में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी का कंजम्पशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हम लोग बहुत ओवरली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जैसे कि कोल, ऑयल एंड गैस। इस पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कुछ ज़्यादा ही है। अब जब ऑयल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। तो या तो उस एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे, या हम लोग उस ऑयल और गैस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी की शॉर्टेज होने लगेगी। हालांकि फॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में एनर्जी की उतनी शॉर्टेज है नहीं। ज़्यादातर जो देश के हिस्से हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनर्जी पहुँच नहीं पाती है, वो इसलिए नहीं पहुँच पाती कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारे देश का, वो बहुत गंदा है। अब देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन नहीं किया तो भैया हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रुक सकती है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आपके जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे थर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, इनको हम थोड़ा लिमिटेड इस्तेमाल करें। क्योंकि कोल और पेट्रोलियम अच्छा खासा पॉल्यूशन करते हैं, और पॉल्यूशन एक लिमिट से ज़्यादा आप करोगे, एक लिमिट से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को जलाओगे, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपके सामने बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिप्लॉय करें। जैसे हम सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करें, हम विंड एनर्जी को डिप्लॉय करें, हम टाइडल एनर्जी को डिप्लॉय करें, हम बायोमास एनर्जी को डिप्लॉय करें, वेस्ट मटेरियल से एनर्जी को निकालें। तो वेस्ट मटेरियल से आप एनर्जी कैसे निकाल सकते हो? तो भाई, मैंने आपको बताया था कि जो गाय का गोबर होता है उससे कंडे पाथे जाते हैं, उन कंडों को आप बायोगैस प्लांट में डिप्लॉय करके इफेक्टिव गैस में और यूजेबल मैन्योर में बदल सकते हो। उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। तो ये जितने भी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर बेसिकली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और हमारे देश में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का स्कोप बहुत ज़्यादा है। केवल हमारे देश में नहीं दोस्तों, दुनिया भर में है। प्रॉब्लम यह है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं है हमारे पास। तो इंडिया के पास सनलाइट है, वाटर है, विंड है, बायोमास है, और हम लोगों ने रेन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स को डिप्लॉय करना भी शुरू किया है।
इसमें एक चीज़ आती है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में आपको पता ही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को प्रयोग करके न्यूक्लियर फिजन करके हम लोग यहाँ पे एनर्जी पैदा करते हैं। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बहुत ही भयंकर होती है और अभी तक उसको कमर्शियल बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए दुनिया में कहीं पे भी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं। हाँ, बम बनाने के लिए आप कह सकते हो कि यूएस जैसी कंट्रीज बना चुकी हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब तो फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन इसके बेसिस पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है यूरेनियम और थोरियम आइसोटोप का इस्तेमाल करके। यूरेनियम और थोरियम अच्छा खासा मिलता है इंडिया में, तो झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान और जो मोनाजाइट सैंड्स होती हैं केरला की, वहां पे आपको काफी सारा थोरियम मिल जाएगा। 6 न्यूक्लियर स्टेशन कौन से इंडिया की, ये मैं ऑलरेडी मैप पे अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले लोकेट कर चुका हूं। फिर बात करते हैं सोलर एनर्जी की। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनवाया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वो कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जबरदस्त यहाँ पे सोलर पोटेंशियल है। ये सोलर पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी चाहिए, और फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी को अगर आपको समझना है तो ये फोटोवोल्टेक सोलर पैनल वाली सोलर एनर्जी की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। सोलर एनर्जी आज की डेट में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है रूरल और रिमोट एरियाज में, क्योंकि सोलर एनर्जी में आप इंडिविजुअल सोलर सेल्स को लगा के उस घर की एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हो। यानी आप एक घर को सोलर एनर्जी पावर प्लांट में बदल सकते हो। तो बड़े बड़े सोलर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े सोलर प्लांट्स में एक टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी पड़ती है जिसको बोला था कंसंट्रेटेड सोलर पावर। तो बड़े लेवल के सोलर प्लांट्स में कंसंट्रेटेड सोलर पावर्स लगते हैं जिसमें खर्चा बहुत होता है। हजारों लाखों की तादाद में आपको बहुत सारे सोलर पैनल्स वहां पे लगाए जाते हैं। वो तो खैर आप उस वीडियो को देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो रूरल इलाकों में सोलर पावर की पेनिट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही, सोलर कुकर दिया जा रहा है, सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, ताकि रूरल इलाके जो फायरवुड पे डिपेंडेंट है, जो डंग केक्स पे डिपेंडेंट है, वो उन पे डिपेंडेंट ना रहे। जरूरी है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन किया जाए और इसके लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। अभी सोलर एनर्जी के बहुत फायदे हैं। सोलर एनर्जी के फायदे ये हैं कि आपको खाना पकाने के लिए लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं है, आपको खाना पकाने के लिए डंग केक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सूरज की गर्मी से अपना खाना बना लोगे। तो जब सूरज की गर्मी से खाना बना लोगे तो ना ही आप लकड़ियां काट के लाओगे खाना बनाने के लिए, और ना ही आप उस गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे खाना बनाने के लिए। अब आप बोलोगे कि जब हम गाय के गोबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका करेंगे क्या, तो उसको आप मैन्योर की तरह प्रयोग कर सकते हो। और मैनोर की तरह प्रयोग करने के लिए पहले जो बायोगैस रिएक्टर होता है उसमें आप वो गाय के कंडे डाल दो, गोबर के कंडे, उससे आपको बायोगैस भी मिल जाएगी, और जो बायो प्रोडक्ट निकलेगा वो सीधे सीधे एज अ मैन्योर भी प्रयोग हो सकता है। उस पर थोड़ी देर में आते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रहा है सोलर पावर का। यहाँ पे ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी वायर से अंदर आ रही है, और यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है वो चल रहा है। बल्ब, प्लांट या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आप इस सोलर पावर से चला सकते हो। टीवी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी चल सकता है। विंड पावर की बात की जाए तो इंडिया में विंड पावर का भी पोटेंशियल अच्छा है। बड़े बड़े फार्म क्लस्टर्स हैं विंड के, तमिलनाडु में नगर कोल से लेकर मदुरई तक, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, हर जगह पे विंड फार्म्स पाए जाते हैं। नागरकोइल और जैसलमेर ये इफेक्टिव विंड यूटिलाइजेशन के लिए बहुत फेमस है इंडिया में। बायोगैस की बात की जाए तो श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, इन सबको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। इसके लिए प्रॉपर बायोगैस प्लांट लगाने पड़ेंगे रूरल इलाकों में। थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल पेनिट्रेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है इसके लिए। डेवलप्ड कंट्रीज में जो बायोगैस प्लांट होते हैं वो कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। हालांकि बायोगैस प्लांट को आप थोड़े माइनर लेवल पे भी इंडिया में डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बायोगैस प्लांट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहिए हमको बायोगैस प्लांट को चलाने के लिए। इसके अंदर आप सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट डाल दो, जैसे कि आपके गोबर पाथे हुए कंडे, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, और ये एक बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसको आप सीधे सीधे फील्ड में मैन्योर की तरह यानी खाद की तरह डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ये गैस भी देता है। इस गैस की थर्मल एफिशिएंसी केरोसिन से ज्यादा होती है, तो इस गैस को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो डंग के, गोबर के कंडे इस्तेमाल करके या चारकोल या केरोसिन इस्तेमाल करके जो आप खाना बनाते हो, उससे ज्यादा आपको थर्मल एफिशिएंसी इस गैस में मिलेगी।
बायोगैस प्लांट्स को म्यूनिसिपल, कॉर्पोरेटिव और इंडिविजुअल तीनों लेवल्स पे लगाया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे लगाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉर्पोरेटिव्स या म्यूनिसिपैलिटीज इन बायोगैस प्लांट्स को लगाए। इन्हें गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। चूंकि कैटल डंग का प्रिडोमिनेटली इनमें प्रयोग किया जाता है, फार्मर्स को इनसे एनर्जी भी मिलती है और जैसा कि मैंने आपको बताया इंप्रूव्ड फर्टिलाइजर यानी कि मैन्योर भी मिलता है। बायोगैस अब तक का सबसे एफिशिएंट यूज है कैटल डंग का। मैन्योर की क्वालिटी भी अच्छी होती है और पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि खाना बनाने के लिए आप फ्यूल लेके आओगे, पेड़ काटोगे या काउडंग केक्स का इस्तेमाल करोगे। ना आप पेड़ काटने की जरूरत है और ना ही काउडंग केक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन काउडंग केक्स को आप इस बायोगैस प्लांट में सीधे सीधे डाल सकते हो। फाइनली बात करते हैं किसकी, टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, टाइड्स के दौरान आपको पता है कि जो पानी होता है सी लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अगर ये मान लीजिए कोस्ट है, ठीक है, तो टाइड्स जब लो टाइड होगी तो पानी नीचे होगा, जब हाई टाइड होगी तो पानी ऊपर आ जाएगा। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो होता क्या है दोस्तों, फ्लड गेट डैम्स बनाए जाते हैं और इन फ्लड गेट डैम्स के अक्रॉस इनलेट रखे जाते हैं और उस इनलेट से पानी अंदर आ जाता है हाई टाइड के दौरान। हाई टाइड के दौरान आपको पता है पानी का लेवल बढ़ेगा। अभी पानी का लेवल बढ़ेगा तो पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तो पानी को अंदर लेके इन फ्लड गेट्स को बंद कर दिया जाता है और पानी को ट्रैप कर लिया जाता है, गेट बंद हो जाता है। तो जो हाई टाइड के दौरान पानी अंदर आया उसको आपने गेट क्लोज करके पानी अंदर स्टोर कर लिया और उस अंदर स्टोर किए हुए पानी को जब आप रिलीज करते हो ना, तो वो अंडर वाटर, ये जो आपको टरबाइन दिख रही है ना इस फोटो को, इस फोटो इन टरबाइंस को घुमाते हुए जाता है वो पानी। तो कुछ इस तरीके का यूनिक अरेंजमेंट बनाया जाता है कि पानी को पहले आपने इनलेट लिया, इनलेट लेने के बाद फ्लड गेट्स बंद कर दिए, उसके बाद जब आपने पानी को छोड़ा तो वो पानी नीचे जो अंडर वाटर आपको ब्लेड्स नजर आते हैं ना, इन ब्लेड्स को घुमाता हुआ जाएगा और जब वो इन ब्लेड्स को घुमाता हुआ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता हुआ जाएगा। इसको बोला था टाइडल एनर्जी। ओके, अभी उतने मेजर लेवल पे तो टाइडल एनर्जी इंडिया में इस्तेमाल नहीं की जाती है, लेकिन आप देखिए तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और सुंदरबन रीजन्स में जो डेल्टिक गंगा का डेल्टा है वहां पे टाइडल एनर्जी का प्रयोग कुछ हद तक किया जा रहा है, बट एक मेजर लेवल पे टाइडल एनर्जी का प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे बात की जाए जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी की साइंस को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में समझाया, देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है द साइंस बिहाइंड जियोथर्मल एनर्जी। बहुत ही अच्छी वीडियोस है, हालांकि व्यूज इसके कम है बट ठीक है, आपको तो मतलब है चीज़ों को सीखने से। तो साइंस बिहाइंड जियोथर्मल वाली वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी मदद इससे मिलेगी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि भैया ज़मीन के अंदर की गर्मी का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में और छोटे मोटे कामों को करने में। जैसे कि मणिकरण साहिब चले जाइए आप हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आपको लाइव प्रयोग मिलेगा जियोथर्मल एनर्जी का। तो भाई फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हीट निकलती है उसको बोला था जियोथर्मल एनर्जी। आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग धरती के नीचे जाते जाएंगे इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाएगा, जिसको बोला था जियोथर्मल ग्रेडियंट। अभी होता क्या है कि दोस्तों कभी कभी कम डेप्थ पे भी हमको जियोथर्मल एनर्जी मिल जाती है। तो कहीं कहीं भी जो रॉक्स का ओरिएंटेशन होता है वो ऐसा होता है कि रॉक्स एक दूसरे को प्रेस कर रही होती है, टच कर रही होती है, जिसके चलते एकदम से बहुत सारी गर्मी हो जाती है। गर्मी के चलते जो वहाँ की रॉक्स हैं वो गर्म होंगी और रॉक्स के टच में जो पानी आ रहा है वो भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा और कभी कभी तो पानी वो इतना गर्म हो जाएगा कि स्टीम में बदल जाएगा। तो इस स्टीम का प्रयोग आप टरबाइन को घुमाने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कर सकते हो। मणिकरण साहिब के गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पे चावल दाल वो सब इस गर्म पानी में ही पका ली जाती है। ऐसे सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको एक कुंड दिखेगा जिसमें से बहुत गर्म पानी निकल रहा होगा, तो आपको लगेगा भगवान की कृपा है, वो एक्चुअली में भगवान की कृपा है जियोथर्मल एनर्जी के फॉर्म में। मणिकरण साहिब में भी आपको दिखेगा कि ऋषि मुनि आए, एक बार शिव भगवान आए, एक बार ये धर्म गुरु आए और उन्होंने यहाँ पे ये आशीर्वाद दे दिया तो पानी गर्म होकर निकलने लगा। वो एक्चुअली में एक बहुत सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए गए जियोथर्मल एनर्जी के लिए। एक है पार्वती वैली इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पूगा वैली लद्दाख। फिर फाइनली बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। देश का कोई भी सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कॉमर्स हो, डोमेस्टिक नीड्स हो, सब जगहों पे एनर्जी की जरूरत है। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए इंडिपेंडेंस के बाद उसमें एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंस दी गई एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी होगी तो ही हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, एनर्जी नहीं होगी तो हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाएंगे। सीधी बात है, किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बेस पे देखी जाती है कि वहाँ पे पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है।
लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एनर्जी को पैदा करने के एवेन्यूज़ बहुत लिमिटेड हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो एनर्जी है वो कोल सेक्टर से पैदा होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम एनर्जी का प्रयोग प्रॉपर तरीके से करें, सस्टेनेबल तरीके से करें। इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना और सस्टेनेबल एनर्जी प्रयोग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री हैं दुनिया में। हमारे जुडिशियस जो कोल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, उनको हमें बहुत प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि एनर्जी का मोस्ट ऑप्टिमम और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम कर पाएँ। तो ज़रूरी है कि जो हमारे देश के लोग हैं, अगर हो सके तो अपनी पेट्रोल और डीजल की कार को अवॉइड करके वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएं। अगर कार लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाएं ताकि वो बाकी लोग अपनी अपनी कारों से ना आएँ। तो जितनी कम कारें उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उतना ही कम एनर्जी का प्रयोग। इस एनर्जी को हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम घर से बाहर निकले तो देख लें पंखे लाइट बंद हैं या नहीं है। पावर सेविंग डिवाइस का इस्तेमाल करें। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। चूंकि देखिए, जितनी एनर्जी हम बचा लेंगे, इसका मतलब है कि हमने उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। तो एनर्जी का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और बचपन से ही हमें स्कूल से ही ये सिखाया जाता है कि एनर्जी का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हम लोग करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एनर्जी बचाएंगे, और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं करनी हो, बिल्कुल ही बचा के रखनी है। आप इस्तेमाल करिए, ऐसा भी नहीं कि इतनी कम है, बट आप उसको प्रॉपर तरीके से करिए ताकि बहुत ज़्यादा कोल की खपत ना हो, हमारे पास एनर्जी बची रह सके बाकी पर्पजेस के लिए। हालांकि आज की डेट में इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट नहीं है। कहीं कहीं पे हम लोग एनर्जी डेफिशिएंट इसलिए हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो एनर्जी लॉसेज है हमारे वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दूसरी कंट्री से लेके आया जाए ताकि लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए और मोस्ट ऑप्टिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया है, जल्दी छठा सातवां करके ये किताब भी मैं खत्म कर दूंगा 1 से 2 दिन में। गुड बाय।